हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, ये हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात, है ना। तो जिसमें कि हमने लोथल और धौलावीरा के बारे में पढ़ाई की थी। तो आइए अब इसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे सील्स एंड सीलिंग्स। इनके बारे में हम जानेंगे कि सील्स एंड सीलिंग्स क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पॉकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सील क्या होता था? सील जो होता था वो क्या है कि एक स्टैम्प की तरह यूज़ किया जाता था। ठीक है, जब भी कोई सामान, कोई बैग है ना, या कोई पॉकेट, कोई भी, उसको कभी उसमें सामान रख करके जब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो उस पर जो सील है एज ए स्टैम्प यूज़ किया जाता था। ठीक है बच्चों। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। अब क्या होता था कि जब सामान बैग में रख लेते थे या पैकेट में रख लेते थे और जब उसको बांध देते थे, जब टाई कर देते थे, उसको क्लोज कर देते थे, तो उसके ऊपर एक गीली मिट्टी का लेप लगाते थे। ठीक है, उसके ऊपर उसके गांठ जो नॉट लगाते थे उसके ऊपर गीली मिट्टी का, वेट क्ले का एक लेयर लगाते थे, अप्लाइड करते थे। और उस नॉट के ऊपर क्या करते थे कि जो सील है ना, सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। जो सील है, इस सील को उस पर प्रेस करते थे। आपको पता है ना कि सील जो होता है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होता था। उसके ऊपर कुछ राइटिंग्स होती थी, स्क्रिप्ट होते थे और एनिमल्स के पिक्चर होते थे, है ना। तो इसको क्या करते थे कि ये जो वेट क्ले होता है इसके ऊपर प्रेस कर देते थे। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज अ सीलिंग। अब जो इम्प्रेशन जो उसके ऊपर बन गया, जो छाप पड़ गई इसके वेट क्ले के ऊपर, ठीक है, इस सील का जो इम्प्रेशन पड़ा, जो छाप पड़ गया वेट क्ले के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीलिंग। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को? आइए मैं एक बार और बताती हूँ। सील जो मतलब कोई भी सामान जब हम किसी बैग में या पैकेट में रख करके जब किसी सामान को वे लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो उसमें क्या करते थे कि उसको गांठ लगा करके जब सामान पैकेट को भर लेते थे, सामान रख लेते थे, उसके बाद उसको बांधते थे बैग को, ठीक है, नॉट लगाते थे और उस नॉट पे क्या करते थे कि गीली मिट्टी का लेप लगाते थे और उस लेप के ऊपर, उस गीली मिट्टी के लेप के ऊपर सील का, है ना, ये जो जैसे ये मान लीजिए ये सील है, इस सील को उसके ऊपर दबाते थे, प्रेस करते थे और उससे जो इम्प्रेशन बनती थी, उस पर जो छाप पड़ जाता था, इस सील का जो छाप पड़ता था गीली मिट्टी के ऊपर, उसे सीलिंग कहते हैं ना। इसे तो ये जो होता है इसको तो सील कहते हैं और इसका जो इम्प्रेशन बनता था इसको सीलिंग कहते हैं। ठीक है। If the ceiling was intact, one could be sure that the goods had arrived safely. अब जो सीलिंग लगाई जाती थी, अगर ये सबको, अगर जिस जगह पे सामान आपको भेजना है उस जगह पर जब ये सामान पहुंचता था और ये सीलिंग जो लगी होती थी ये इंटैक्ट रहती थी, बिल्कुल उसमें कोई छेड़छाड़ ना हुई हो तो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, है ना। तो उससे समझ में आ जाता था कि जो सामान है वो बहुत ही सेफ्टी के साथ आपके पास पहुँच चुका है। ठीक है बच्चों। तो चलिए, यहाँ हमने सील और सीलिंग के बारे में देखा और आपको याद रखना है कि सील और सीलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं। ये हमारा टॉपिक 9 और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाई की, उसके बारे में सब कुछ जाना कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसी सिटीज़ थी, कैसे वहाँ के लोग की लाइफ थी, ये सब चीज़ हमने पढ़ा। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि इसके पीछे इस सिटी का जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसका अचानक से एंड हो जाने का क्या मिस्ट्री है इसके पीछे, है ना, क्या रहस्य है। तो आइए देखते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। ठीक है, पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़, राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। अब क्या हुआ कि लगभग 3900 ईयर्स एगो, ठीक है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।
अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। जो हड़प्पन सिटीज़ थी, अचानक से सडनली क्या हुआ कि लोगों ने इन जो सिटीज़ को छोड़ दिया। ठीक है, लेखन, मुहर जो सील है और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। अब जो राइटिंग होती थी, जो सील्स बनाए जाते थे, जो वेट बनाए जाते थे, इन सब के जो यूज़ है वो बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो चीज़ें उनके आसपास अवेलेबल हो जाती थी वो तो वहीं से ले लेते थे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जिनके लिए इनको दूसरी जगह से मंगाना होता था तो ये लोगों को भेजते थे, है ना। तो ये जो चीज़ें थी, जो मंगाने का काम ये लोग जो करते थे रॉ मटेरियल का, दूर दूर से, ये बहुत ही कम हो गया। इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज piled up on the streets. The drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets. देखिए कैसे चेंजेस आने लगे। जो शहर पहले बहुत ही डिसिप्लिन में था, है ना, उस पर कैसे चेंज आ गया अचानक से। तो मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था उन लोगों का, लेकिन ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी, खराब होने लगी। ठीक है, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। पहले देखिए कितने तरीके से घर को बनाया गया था, है ना। मैंने बताया था ना कि जो सड़क और आपकी नाली और घर, इन तीनों का कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से किया जाता था, एक ही साथ किया जाता था। लेकिन अब जो है लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि भाई देखिए आपका ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब हो गया, सड़क पे ही कचरे के ढेर दिखने लगे, सड़कों पे ही लोग अपने घर बनाने, ये सड़क है इसी पर लोग अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाने शुरू कर दिए लोगों ने। ठीक है, अब देखिए वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज अ डिफॉरेस्टेशन। अब यह सब क्यों हुआ, अब जो ये जो चेंज आ गया, ये अचानक से जो चेंज आया ये क्यों हुआ, तो कुछ पता नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब इसके बारे में देखिए क्या है कि जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान होते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। अब ये चेंजेस क्यों आए, तो इसके लिए अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग बातें बताई। उसमें से कुछ लोगों ने कहा, कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि जो वो रिवर थे, जो नदियाँ थी वो सूख गई। कुछ लोगों ने कहा कि जो जंगल थे, जंगलों का विनाश हो गया, है ना। अब देखिए दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods. इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। अब मतलब ये जो दिखा है ना कि जंगलों का विनाश हो गया था, तो इसका क्या कारण हो सकता है। जंगलों का विनाश का कारण ये हो सकता है कि जो ईंटें लोग पकाते थे उसके लिए ईंधन की ज़रूरत होती थी, और ईंधन का सोर्स क्या था कि लोग जंगलों से लकड़ियाँ काट के लाते थे और उसे जलाते थे। ठीक है बच्चों, तो इसके चलते क्या हुआ, ये माना गया कि शायद इस वजह से जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। ये सब स्कॉलर्स ने बताई हैं, अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अपनी बात बताई है कि क्या क्या कारण, क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि सडनली लोगों ने उन जगहों को छोड़ दिया जिन जगहों पे वे लोग रहा करते थे। ठीक है बच्चों, बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। ठीक है, फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अब इतने सारे जो कारण बताए गए कि नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, चारागाह खत्म हो गए होंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं करता, क्लियर नहीं करता कि ये वजह हो सकता है इस तरीके से, और एक साथ सभी जगह सभी नगरों का एक साथ समाप्त हो गया, है ना। ये कैसे आदमी मान ले इस चीज़ को कि ये ऐसा इफेक्ट आया कि
मान लीजिए कि एक जगह आया, जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उसका एक कोई सिटी है उस पे आया तो समझ में आता है, 2 पे आया समझ में आता है, लेकिन हर जगह एक साथ आया तो ये सोचने वाली बात है ना। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, इसीलिए ये लोग सोचने में पड़ गए कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा, ये क्लियर नहीं हो रहा कि एक साथ सभी जगह कैसे लोगों ने रहना छोड़ दिया, कैसे सारी सिटीज़ खाली हो गई अचानक से। ये तो पॉसिबल नहीं है। जब या तो कहीं बाढ़ आया हो या कहीं नदियाँ सूख गई हो तो ये तो कुछ इलाकों में हुआ होगा, सारे इलाकों में एक साथ ऐसा हो जाए ये तो नहीं है ना, ये संभव नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change are quite clear. Sites in the Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 6 and 9. अब आगे क्या है आइए बताती हूँ आपको। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। अब कुछ स्कॉलर्स ने कहा, देखो ऊपर बताया ना कि कुछ स्कॉलर्स ने अपनी अपनी बातें बताई कि बाढ़ आ गया होगा, कहीं सूखा पड़ गया होगा, या जंगलों का विनाश हो गया होगा, चारागाह खत्म हो गए होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर कुछ फिर जो स्कॉलर्स है कुछ ने कहा कि हो सकता है कि जो रूलर्स थे उस समय वहाँ के, उनका जो है अपने प्रजा पर नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया होगा। परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। परिवर्तन तो हुआ है ना, ये तो पता चल रहा है बिल्कुल। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। जो पाकिस्तान में आज का जो पाकिस्तान है के सिंध है ना, वहाँ का जो सिंध एरिया है और जो वहाँ का जो पंजाब है उसकी जो बस्तियाँ हैं वो उजड़ गई थी। पंजाब जब इंडिया पाकिस्तान का जब डिवाइड किया गया इंडिया पाकिस्तान को, तो पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी चला गया है। ठीक है, इसीलिए ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है सिंध और पंजाब, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये जो सिटीज़ है ये अचानक से खाली होने लगी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब क्या हुआ कि जब वहाँ से सिटीज़ जो खाली हुई तो उसके बाद जो बहुत सारे लोग जो थे वो या तो ईस्ट में चले गए, ठीक है, या जो है साउथ में चले गए और जाकर के वहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी बस्तियाँ बना ली। ठीक, इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। जब आप देख रहे हैं ना कि 3900 ईयर्स एगो जो है ये सिटीज़ जो है ये डिक्लाइन होने लगी है ना, ख़त्म होने लगी, और इस सिटीज़ के ख़त्म होने के 14 साल बाद जो है नए नगर, नए सिटीज़ जो है उनका विकास, उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ। 3900 ईयर्स एगो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इनकी जो सिटीज़ थी जितनी भी वो सब ख़त्म होने लगी, ख़त्म हो गई, और उसके 1400 साल के बाद 1400 साल के बाद है ना, 1400 साल के बाद 1400 ईयर्स एगो के बाद नए नगरों का विकास हुआ। और इन जो नए नगर जो बने इनके बारे में तुम जो है चैप्टर 6 और 9 में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एल्सवेयर, आपके बुक में है एल्सवेयर जिसमें कि इजिप्ट के बारे में बताया गया है। तो आइए थोड़ा हम इजिप्ट के बारे में भी जान लेते हैं। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। अब आप अपने एटलस में इजिप्ट को देखिएगा। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर इजिप्ट का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। अब देखिए इजिप्ट जो है ये किस नदी किनारे, देखिए कोई हर जो सिविलाइजेशन है किसी ना किसी नदी के किनारे ही डेवलप हुई है ना। ये जो हड़प्पा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे जो है ये डेवलप हुई। ठीक,
उसी तरीके से जो ये इजिप्ट है, ये इसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन। ये कहाँ हुई? ये नील नदी के किनारे जो है ये डेवलप हुई, ठीक है। लेकिन जो है कि जितना एरिया, इजिप्ट का जितना एरिया नील नदी के किनारे पड़ता था, उतना जगह पर तो पानी था, ठीक है, पानी अवेलेबल था। लेकिन बाकी जो एरिया पड़ता था, जो मैक्सिमम एरिया, वो कहाँ पड़ता था? रेगिस्तान में, ठीक है। तो लगभग 5000 साल पहले, मतलब 5000 ईयर्स एगो पहले, इजिप्ट में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी, ठीक। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के बारे में आपने सुना ही होगा ज़रूर, और इसके पिक्चर्स भी आपने देखे होंगे। नहीं देखा होगा तो आप अपने बुक में खोल के देखिएगा, पिरामिड की पिक्चर लाइक ऐसे बनी होती है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। अब जब राजा मरते थे तो जो ये पिरामिड बनते थे, इन्हीं पिरामिड में क्या करते थे कि उनकी जो डेड बॉडी होती थी उसको ये लोग सुरक्षित रखते थे। उसमें एक लेप लगाते थे, बॉडी में पहले एक केमिकल लेप लगाते थे, ठीक है, एक कोई लोशन समझ लीजिए, वो लगाते थे और फिर बॉडी को रखते थे। इन शवों को मम्मी कहा जाता है, पता ही है आपको, है ना, आपने देखा ही होगा, मूवी भी देखी होगी, मम्मी रिटर्न, मम्मी, तो उसमें देखा है ना। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, ठीक है, डेड बॉडी के साथ में और भी जो चीज़ें थी वो दफनाई जाती थी। जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था, चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि जो डेड बॉडी है उसके साथ में आपको मेहरगढ़ में डेड बॉडी मिली है, पढ़ाया था ना, जिसके साथ में कि बकरी भी दफनाई गई थी, कुछ और भी सामान दफनाए गए थे। तो इसी तरीके से ये जो मिस्र है, जो इजिप्ट है, यहाँ पर जब राजा लोग मरते थे तो इनको इन पिरामिड में दफनाया जाता था और उनके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें भी रखी जाती थी। और अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इनमें फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स एंड एनिमल्स शामिल हैं। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें, मतलब कि जो एक राजा जो जिंदा रहने पर जो भी चीज़ें यूज़ करता था, लगभग वो सारी चीज़ें उसके साथ उसके मरने के बाद दफनाई जाती थी। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। अब देखिए, जब कभी कभी क्या होता था, ये चीज़ें तो दफनाई ही जाती थी, और कभी कभी क्या होता था कि जो उनके सर्वेंट होते थे, जो सेवक दास होते थे और दासियां होती थी, उनको भी दफना दिया जाता था राजा के डेड बॉडी के साथ में। क्योंकि जब ये लोग जिंदा रहते थे, राजा लोग जिंदा होते थे, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते थे, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे, और सेवक सेविकाएँ तो हमेशा दासियाँ तो उनकी सेवा में लगे ही रहते हैं। तो मरने के बाद भी कभी कभी क्या होता था कि उनके साथ इनको दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए इजिप्ट में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। देखिए, अब दुनिया में मैंने मतलब ये आपने देखा कि हम इधर भी मेहरगढ़ में भी दफनाने की परंपरा थी, है ना, और उसके शवों के साथ डेड बॉडी के साथ कुछ चीज़ें यहाँ भी दफनाने की परंपरा थी। लेकिन जिस तरह की परंपरा इजिप्ट में थी, जो कल्चर, जिस तरीके का तरीका इजिप्ट में था, वैसा और कहीं नहीं था। इजिप्ट वाले सबसे ज़्यादा खर्च करते थे, धन दौलत खर्च करते थे ये पिरामिड के अंदर डेड बॉडी को दफनाते वक्त। उसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें जो हैं, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हथियार, जानवर, यहाँ तक कि सेवक और सेविकाओं को भी राजाओं के बॉडी के साथ दफना दिया जाता था। तो चलिए बच्चों, आपका 3rd चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे,
तो हम यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। और वही मैं फिर से कहूँगी कि बुक भी साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिए। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर साथ मिलते हैं। तब तक प्यारे बच्चों, आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।